हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्रैक स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका विज्ञान क्या होता है? तो कोशिका जो होती है ये हमारे जीवन को शुरुआत करने का काम करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हमारी बॉडी बनती है किसी भी जीव जंतु की तो वो कोशिका से ही बनती है। कोशिका जो होती है उसके अंदर एक जीव द्रव्य नाम का पदार्थ होता है। तो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है, नामकरण पुरकिंजे ने किया था। कोशिका, मान लीजिए मेरे पास एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर आपको जीव द्रव्य मिलेगा जिसका नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? 1839 में। और ये जो जीव द्रव्य होता है इसको देखें अगर अपन तो ये एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभाषित, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। मतलब जो भी जीव है उसकी सारी जैविक क्रियाएं इसी तरल पदार्थ, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ के अंदर होती है। इसीलिए इसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। दिखने में कैसा होता है? एक तरल पदार्थ होता है, तरल, गाढ़ा, रंगहीन होता है, पारभासी, लसलसा और वजन युक्त पदार्थ होता है। और इसके बारे में पुरकिंजे ने बताया था। ये जो जीव द्रव्य होता है इसको हम दो कैटेगरी में देखते हैं, या कहें कि दो भागों में देखा जाता है। समझने के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक कोई कोशिका है। इस कोशिका के अंदर आपको केंद्र में केंद्रक मिलेगा। तो ये क्या है? आपका केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर आपको भी एक द्रव मिलेगा और केंद्रक के बाहर भी क्या मिलेगा? द्रव देखने को मिलेगा। जैसे अगर अपन देखें तो यहाँ पर भी ऐसा द्रव बना रहता है। तो ये जो केंद्रक है उसके चारों तरफ जो द्रव होता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और जो केंद्रक के अंदर होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, जबकि केंद्रक द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? तो यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। तो देखो ये तो केंद्रक है, इसके बाहर और ये जो आउटर लाइन दिख रही है ये हमारी कोशिका की झिल्ली होती है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में देखने को मिलती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। जबकि केंद्रक द्रव कहाँ होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये कोशिका के केंद्र के अंदर रहता है। मतलब ये जो केंद्र का अंदर सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, केंद्रक के अंदर। ये जो जीव द्रव्य होता है ये लगभग 99% चार भागों तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य का 99% भाग जो होता है वो चार तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहले नंबर पर होता है हमारे पास ऑक्सीजन 76%, दूसरे नंबर पर आता है कार्बन 10.5%, तीसरे नंबर पर है हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन जो है वो 2.5% देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल का होता है। जो हमारा जीव द्रव्य है का लगभग 80% भाग जल का होता है। ये जो जीव द्रव्य है में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? हमारे पास 81:19 होता है। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में या कोशिका के बारे में। ये जो कोशिका होती है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका की अगर हम बात करें तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। और कोशिका का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इसके अलावा सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा की है। जीवाणु जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की ये सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो कोशिका सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी के बीच में हुआ था, जिसे स्लाइडेन और श्वान ने किया था। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन और श्वान ने दिया था।
इसके अलावा अगर अपन देखें तो कोशिका सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें थी, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता था? कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। मतलब कोई भी जीव अगर है, लिविंग है, मतलब जीवित है, तो उसकी उत्पत्ति किससे होती है? एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना हो सकता है या बना होता है। एक और बात ध्यान रखें कि जो कोशिकाएं होती है किसी भी जीव की, वो एक कोशिका से भी बना सकती है या पूरे एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर भी जीव का शरीर बना सकती है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें तो प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करती है। ये जितनी भी कोशिकाएं होती है जो जीव का शरीर बनाती है, ये सभी आपस में मिलकर काम करती है और एक पूरे जीव का निर्माण करती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता केंद्रक का होता है। उसमें केंद्रक जो होता है मुख्य अभिकर्ता का होता है। मतलब पूरी कोशिका का निर्माण करने में जो उसमें जो केंद्रक होता है वो मुख्य अभिकर्ता होता है। इसके बाद कोशिका दो प्रकार की होती है। अगर अपन देखें तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनके अंदर कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। जो डीएनए होता है केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। इसके अलावा कोई अन्य आवरण इसको घेरे हुए नहीं रहता है। केंद्रक भी इसके अंदर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और कोशिकांग भी नहीं होता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? जीवाणुओं के अंदर देखने को मिलेगा। नील हरित शैवालों के अंदर भी ये कोशिकाएं देखने को मिलेगी। आसान शब्दों में अगर अपन समझे तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है तो उनके अंदर क्रोमेटिन भी नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए होता है वो गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। इसके चारों तरफ कोई आवरण भी नहीं होता है और केंद्रक नाम का कोई कोशिकांग भी इसमें पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। और ये आपको केवल कहाँ देखने को मिलेगा? जीवाणु के अंदर नीलहरित शैवालों की कोशिकाओं में आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इसके जस्ट उल्टा है हमारे पास यूकैरियोटिक। ये जो यूकैरियोटिक होता है इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, जिसमें केंद्रक आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट पाया जाता है। मतलब इसके अंदर जो होता है, जो केंद्रक होता है कोशिका का, वो पूरी तरह से विकसित होता है। उसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली का आवरण देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन भी आपस में संयुक्त रूप से बने होते हैं, जिसकी वजह से क्रोमेटिन भी बनता है और इसके अलावा केंद्रिका भी बना होता है। न्यूक्लियस भी पूरी तरह से देखने को मिलेगा। इसको भी अगर आसान भाषा में हम समझे तो यूकैरियोटिक जो होता है इसमें यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन भी होता है जो क्रोमेटिन को बनाता है और डीएनए भी जो होता है वो संयुक्त रूप से पाया जाता है। अब मैं इनको अंतर से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि हमें और क्लियर हो सके। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो होते हैं इसमें मुख्य अंतर क्या होता है? देखो यहाँ पर जो नाम हम देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में डील करेंगे। अभी आप ये समझना कि प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है या नहीं, या यूकैरियोटिक में क्या होता है। तो पहला पॉइंट लिखा कि कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक में होती है, लेकिन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। इसके बाद हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अनुपस्थित होता है और इसमें कैसा होता है? उपस्थित। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और यहाँ पर 80S प्रकार के होते हैं। गोल्गी इकाई की बात करें तो इसमें गोल्गी इकाई अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें उपस्थित होते हैं। केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, केंद्रक की झिल्ली, और इसमें कैसी होती है? उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम इसमें अनुपस्थित है और इसमें कैसा है? उपस्थित। डीएनए की अगर अपन बात करें तो एकल सूत्र के रूप में इसमें पूर्ण विकसित होते हैं, दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका केवल एक तंतु होता है, इसमें 11 होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। अधिकतर देखो उपस्थित और अनुपस्थिति है। अनुपस्थित कहाँ मिलेंगे? प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में सब उपस्थित है। सेंट्रियोल देखें तो अनुपस्थित और इसमें कैसे होते हैं? उपस्थित। प्लाज्मा झिल्ली इसमें होती है श्वसन में और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। मतलब अगर मैं श्वसन की बात करूँ कि कोशिकाओं में श्वसन कैसे होता है,
तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। श्वसन का मतलब जैसे अपन कैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इस तरह से कोशिकाओं में जो श्वसन होता है तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है तो थाइलेकॉइड में होता है, और इसमें कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का विभाजन कैसे होता है तो अर्धसूत्री प्रकार का होता है, और इसमें दोनों होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो इस तरह से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर को भी आसानी से देख सकते हैं। जो इसमें नाम दिए हैं, इन नामों को हम आगे अगले लेक्चर में डिटेल में डील करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।